अभनपुर थाने में इन दिनों प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी अभिषेक चतुर्वेदी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभिषेक चतुर्वेदी ने 2023 में छत्तीसगढ़ कैडर प्राप्त किया और वर्तमान में अभनपुर थाने में पदस्थ है। खास बात यह है कि उनका आईपीएस बनने का सफर आसान नहीं था, बल्कि यह संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ था। अभिषेक चतुर्वेदी ने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए बताया कि उन्होंने 3 बार यूपीएससी परीक्षा में असफलता का सामना किया, लेकिन चौथी बार में उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त की। इस सफर में उनके परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहा है, जो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। आईपीएस अभिषेक चतुर्वेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं अभनपुर थाना में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अभनपुर थाना में पदस्थ जो कि थाना प्रभारी के पद पर है प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक चतुर्वेदी सर। आइए सीधे बिना समय गवाए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं कि वो उनका जो जीवन रहा है वो किस तरह से रहा है, किस समय को बिताकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सीधा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सर हमारे चैनल थैंक यू सो मच कुलदीप। सर, जानना ही चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो आपकी जो हुई है शुरुआत, जो आपका करियर जो बना है सर, कैसा आपका जो है शुरुआत रहा है, बचपन कैसा बीता है और आज इस पोजीशन में पहुंचे सर कैसा महसूस करते हैं? जी, तो शुरुआत बचपन से करूंगा। मेरा जन्म यहीं का है, मैं बिलासपुर में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई इस बिलासपुर में स्कूलिंग की, अपनी सेंट डेविड स्कूल में पढ़ा हूँ, टीपीएस बिलासपुर में पढ़ा हूँ। स्कूलिंग खत्म करने के बाद मैं कॉलेज करने के लिए चेन्नई गया। चेन्नई में SRM यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते ही मेरा मन था कि एक बार सिविल सेवा में प्रयास जरूर करूंगा। और कॉलेज खत्म करने के बाद मैं जब दिल्ली गया तो मैंने वहाँ पे अपनी तैयारी शुरुआत की और मेरे वहाँ पे कुछ मित्र थे तो हम साथ में पढ़ाई करते थे और हमने लगातार 4 प्रयास किए। पहले 3 अटेम्प्ट्स में तो असफलता हाथ लगी, लेकिन जब मैंने चौथा अपना प्रयास किया तो उसमें मेहनत के साथ साथ किस्मत ने भी थोड़ा सा सहयोग किया और चौथे प्रयास में मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। मैंने 2023 में सर्विस ज्वाइन की। 1 अगस्त 2023 में मैंने लबासा में वाले ट्रेनिंग की। वहाँ से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं हैदराबाद में हमारी नेशनल पुलिस अकेडमी है, वहाँ पे जाके मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की और अभी भी मैं अपनी ट्रेनिंग के ही एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जो हमारा फेस होता है उसमें हूँ, जिसमें अभी हमें स्वतंत्र प्रभार मिलता है एक थाना चलाने के लिए, क्योंकि पुलिसिंग में मुझे लगता है कि थाना जो है वो सबसे अहम रोल निभाता है। थाना ही वो एक जगह है जहां आम जनता तुरंत आके पुलिस को अप्रोच करती है और पुलिस से डेली डे टू डे बेसिस में इंटरेक्ट करती है। तो इसलिए हमारी ट्रेनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसे खत्म करने के बाद मैं दोबारा 2 महीने के लिए नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद जाऊंगा। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी और उसके बाद फिर मैं छत्तीसगढ़ आके अपनी सेवाएं देना शुरू करूंगा। सर, बचपन में कोई ऐसा लम्हा था जो आज भी आपको याद हो, या ऐसा कोई क्षण जो आपको आज भी याद हो? सर, बचपन में ऐसे तो बहुत क्षण हैं जो याद हो। जैसे बचपन से मैं काफी पढ़ाई लिखाई में झुकाव तो मेरा था ही, काफी शांत स्वभाव था मेरा। खेल कूद भी कभी कभी मतलब दोस्तों के साथ खेल लेता था, लेकिन मेरा ज्यादातर समय किताबों के बीच ही बीता है। कहानियां पढ़ने का काफी शौक था और वही पढ़ने का शौक शायद आज यहाँ तक हमें लेके आया है। बचपन में मेरी माँ कहती थी कि मतलब तुम दिन भर किताबों के बीच में पड़े रहते हो, थोड़ा जाओ बाहर खेलो भी, लेकिन मेरा मन घर के अंदर ही लगता था किताबों के बीच में। और मेरे घर में मेरे नाना जी भी छत्तीसगढ़ पुलिस में दरोगा के पद से रिटायर हुए हैं 2002 में। तो एक उनका भी काफी मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में एक अच्छी मेमोरी है उनके साथ भी। उनको मैंने पुलिस की वर्दी में देखा है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी वर्दी पहनने का मौका मिलेगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि एग्जाम क्लियर हुआ और मुझे आईपीएस बनने का मौका मिला। सर, 3 बार आपको असफलता मिली, उसके बाद हमने ऐसा सुना है कि चौथे बार में शायद आपका प्लान नहीं था, लेकिन आपको सपोर्ट ऐसा मिला फैमिली का कि दोबारा फिर आपने किया प्लान। हाँ, क्योंकि मतलब ये एग्जाम वाकई में काफी कठिन है और ना कि सिर्फ मतलब पढ़ाई लिखाई, मेंटली भी काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन हर साल काफी बढ़ता रहता है। और मैंने जिस हिसाब से अपनी तैयारी की थी मुझे लगता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, और उसके बाद भी जब मेरे 3 प्रयास में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये मेरे लिए ना हो और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। क्योंकि एक साल जो आप अपने लाइफ का एग्जाम के लिए निकाल के देते हैं, आप उस समय इकोनॉमिकली कोई प्रोडक्टिव काम और नहीं कर रहे हैं। मैं उस समय ना कोई नौकरी कर रहा था, ना ही घर में किसी प्रकार का योगदान दे रहा था। तो वो भी एक प्रकार का मानसिक जो प्रेशर आ जाता है कि अब अगर इसी एग्जाम में हम
बार बार असफल होते रहे, तो बाकी जो हमारे पास मौके होते हैं ज़िंदगी में इस एग्ज़ाम के अलावा, वो भी धीरे-धीरे हाथ से निकल जाते हैं। क्योंकि आपके स्किल सेट्स साल दर साल कम होने लगते हैं, जितना साल आप काम से दूर रहें। आप सिर्फ़ एक काम में, पढ़ाई में लगे हैं और अगर वहाँ भी सफलता नहीं मिल रही है, तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हाथ से छूट जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि तीसरे प्रयास में असफल होने के बाद मैंने मन बनाया था कि मैं वापस से कॉर्पोरेट मार्केट में उतर के कोई नौकरी की तलाश करूँगा। लेकिन मेरे घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया उस समय। उन्होंने कहा कि अब यहाँ तक आ गए हो तो एक बार और कोशिश कर लो। तो एक ट्रैप है जिसमें हर कोई फँस जाता है और मैं भी शायद फँस जाता और शायद अपना करियर नहीं बना पाता, लेकिन घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया और मेहनत रंग लाई। सर एक दिन में 8-8 घंटा आपने किए है लिखाई पढ़ाई जो की है, मैं हमने ऐसा सुना है, क्या है सर ये? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो यूपीएससी का ख्वाब देखता है, आप उससे मिलेंगे तो 8 घंटे तो कुछ नहीं है, लोग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी पढ़ाई करते हैं। ये इस तैयारी का एक पार्ट है क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती हैं। हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, लिखना बहुत होता है एग्ज़ाम में, तो पढ़ने के साथ-साथ लिखने की भी हैबिट होनी चाहिए। तो 8 घंटे तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सामान्य है। आप किसी भी अधिकारी से मिलें, चाहे वो आईपीएस हों, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस में हों, चाहे वो रेवेन्यू सर्विस में हों, जितने भी अधिकारियों का चयन यूपीएससी से होता है, आप किसी से भी बात करेंगे तो वो 8 घंटे तो मिनिमम आपको बताएगा ही बताएगा। वो पढ़ना पड़ता है और वो एक डिसिप्लिन का पार्ट बन जाता है। जब आप इस तैयारी में उतरते हैं तो आपको पता होता है कि हर इंसान उतनी ही तैयारी कर रहा है। सब किसी के पास 24 घंटे हैं। आप अगर 8 घंटे पढ़ेंगे तो अगला शायद 10 घंटे पढ़ रहा होगा और एक दिन के एंड में तो ये कॉम्पिटिशन है। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ सकता है उसका उतना ज़्यादा चांस होता है सिलेक्शन का, तो हर कोई अपना बेस्ट देता है। सर किस्मत का भी चांस होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस्मत का इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक लेवल के बाद आप देखेंगे, जैसे जिस साल मैंने क्लियर किया था उस साल लगभग 2500 बच्चे इंटरव्यू में गए थे और उनमें से लगभग 900 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो उस स्टेज में जो इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं बच्चे, आप किन 2 बच्चों को खड़ा करके आप ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर है, ये बेहतर है। वो 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता है, सब बराबर मेहनत करके आए रहते हैं। तो उसके बाद एंड में मैं कहूँगा कि किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपका दिन कैसा था। आप हो सकता है पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हों, लेकिन एग्ज़ाम का दिन आपका दिन खराब हो और आपको सही समय में सही जवाब नहीं याद आ रहा हो या आपने लिखने में कोई गड़बड़ी कर दी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि किस्मत का साथ देना बहुत ज़रूरी है। मेहनत आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है और मेहनत हर कोई बराबर कर रहा है। तो अगर आपको सफलता मिल रही है तो मुझे लगता है कि किस्मत को भी श्रेय देना चाहिए। सर बात करते हैं आपके यहाँ आने के बाद, जब से आप थाना प्रभारी के पद पर आए हुए हैं, सर अभी तक आपने जो क्षेत्र का जो अनुभव आपको मिला, कैसा अनुभव मिला सर? क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं सर? जी, मेरे लिए पहला हफ्ता तो बहुत ही मतलब अजीब था। मैं धीरे-धीरे एडजस्ट कर रहा था यहाँ थाने में आके। अभनपुर मेरे लिए नया था, मैं आज के पहले अभनपुर के तरफ कभी आया नहीं था। रायपुर में मेरी 1.5-2 महीने ट्रेनिंग चली थी अलग-अलग कार्यालय में, यहाँ थाना आने के पहले। लेकिन उस बीच में मैं कभी अभनपुर का दौरा नहीं किया था। अभनपुर मैं पहली बार आया था और शुरुआत के 1 हफ्ते में थाने का एक्सपीरियंस बड़ा अजीब था, क्योंकि अभनपुर का थाना थोड़ा-सा देहात के क्षेत्र में है, लेकिन इसमें शहर के भी रंग हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिली। गाँव के लोगों की समस्याएँ बड़ी अलग होती हैं, लोग बहुत सीधे होते हैं और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखने को मिली वो ये थी कि लोगों की एक ही शिकायत है कि उनको सुना नहीं जाता है। और मैंने यहाँ आके वही प्रयास किया कि हर एक शिकायत जो थाने में लेके आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक शिकायत को मैं पर्सनली बैठ के सुनूँ, उनकी बातों को समझूँ। और कई बार लोगों की शिकायतें बड़ी ही साधारण होती हैं और जिनका निकाल हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि हमारे थाने में बल की कमी होती है या हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से वो लोगों में फिर एक कुंठा बन जाती है कि पुलिस हम पे ध्यान नहीं दे रही है या हमारी शिकायत को सुन नहीं रही है। तो मेरा प्रयास यही रहा कि छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, थाने में जो भी आए वो संतुष्ट होके जाए, उनकी हम जितनी हो सके मदद करें। और अभनपुर मुझे काफ़ी पसंद आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोग आके यहाँ पे मेरी बहुत सहायता भी की है। लोगों ने मुझे काफ़ी सूचनाएँ दी हैं, काफ़ी बार कार्रवाई में मदद की है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है अभनपुर से। अभनपुर ने मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए दिया है। अभी मेरा कार्यकाल अभी यहाँ और बाकी है और मैं आशा करूँगा कि ऐसे ही सीखते जाऊँ, क्योंकि यहाँ की जो सीख है, यही मेरे आने वाले करियर के जो 30-35 साल हैं वो डिफाइन करेगी। सर आने के बाद सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई है वो हुई है शराब जो पीते हैं उन पे, या जो शराब को जो सेवन कर रहे हैं या जो सेवन करा रहे हैं उन पे। सर उन पे भी आप क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके क्षेत्र में जो अनुभव रहा है सर उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, इन जनरल मैंने यहाँ आके देखा कि शराब की समस्या बहुत ही ज़्यादा है अभनपुर में और मुझे लगता है ना कि अभनपुर में
हर जगह अगल बगल के जो थाने हैं, जिले हैं, जहाँ मेरे बैचमेट्स भी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है, हमारी बात होती है, तो शराब एक कॉमन समस्या है जो भर के आती है, और सबका यही कहना होता है कि शराब अवैध रूप से गांव वगैरह में बट रही है और खुले में लोग सेवन कर रहे हैं, और शराब पी के इंसान अपना आपा खो बैठता है, उसी की वजह से कई अपराध बढ़ रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि इस पे काफ़ी कड़ाई से काम करने का प्रयास करेंगे, और शराब में हमने सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ की चीज़ों को नापा, और हमने देखा कि हमें दोनों तरफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो जो लोग इलीगल अहाते बना रहे हैं या छोटे छोटे दुकानों के पीछे बैठ के लोगों को शराब पीने की जगह दे रहे हैं, हमने उन पर भी कार्रवाइयाँ की हैं, कुछ ढाबों पे भी कार्रवाइयाँ की हैं, और जो लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की है। और साथ ही साथ हमें कुछ गाँव में ऐसे लोग मिले हैं जो कि भारी मात्रा में शराब स्टोर करके रखते थे और गाँव में सप्लाई करते थे, तो हमने उन पे भी कार्रवाई की है। और मुझे जहाँ तक समझ में आता है, लोग इससे काफ़ी खुश हैं, खास करके महिलाएं जिनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, क्योंकि शराब पी के उनके बाहर निकलने में समस्या होती है, उनके गांव का माहौल ख़राब होता है। तो मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा मुझसे हो सके इस तरफ मैं काम करूं और लोगों को सेफ महसूस कराऊं। सर, आपने अपने कैडर में जो चुना है छत्तीसगढ़ को, जो जो अपना किया था सर, क्या सोच के, और जो यहाँ के लोग हैं आपको कैसे लगे सर? पूरे और मतलब स्टेट की बात करता हूँ सर, पूरे स्टेट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सोच के आप जो आपको मिला छत्तीसगढ़, कैसा लगता है? नहीं, छत्तीसगढ़ चुनने के लिए देखिए मेरे पास तो कोई ऐसी वजह थी नहीं कि मैं ना चुनूं। मेरा तो पालन पोषण मैं यहीं बिलासपुर में ही हुआ है और मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, तो छत्तीसगढ़ में शुरू से रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को समझता हूँ, यहाँ के लोगों को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ। और यहाँ देखने से अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो छत्तीसगढ़ एकदम उभरता हुआ स्टेट है अभी, बाकी राज्यों की तुलना में, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, छत्तीसगढ़ अब ग्रो कर रहा है। छत्तीसगढ़ को कहते हैं कि वो अपने युथ में है अभी, और जब इस समय में कोई भी राज्य होता है तो वहाँ पे काम करने में एक अलग ही तरीके के चैलेंजेस आते हैं। जहाँ की पॉपुलेशन नई नई इकोनॉमिक अभी अपने स्टार्टअप में एंटर कर रही है, और नए नए तरीके के रोजगार जहाँ बन रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ नए नए तरीके के अपराध भी आते हैं, वहाँ नए नए तरीके के आप क्रिमिनल्स को भी पाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शुरुआत होती है। तो छत्तीसगढ़ में अभी ये सब चीज़ें बहुत ही न्यूनतम स्तर पे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे शुरुआत होंगी और ये एक बहुत अच्छे चैलेंज के रूप में आएंगी, जिसे हमने स्वीकार करने का सोचा है। और हमने सोचा है कि क्यों ना अपने ही स्टेट में जहाँ हम पले बड़े हैं, इसी स्टेट में आएँ, काम करें, अपना बेस्ट दें, और जितना हो सके यहाँ पे अच्छा काम करके लोगों को खुश रखें और लोगों की सेवा करें। सर, आखिरी आपके रहेगा सवाल सर, आप आज इस पद पर पहुंचे हैं, लोगों के लिए आपका क्या कहना रहेगा सर, और क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुलिस आपके लिए है और हमारा काम ही है कि आपकी हर एक शिकायत को सुने। तो मैंने जो देखा है कि लोगों में थोड़ा सा हिचक होता है थाने आने में या पुलिस से बात करने में, तो मैं चाहूँगा कि ये हिचक को जितना हो सके आप दूर करें। थाना खुला है आपके लिए, आपकी मदद के लिए, और आपकी कोई भी परेशानी हो, छोटी से छोटी परेशानी हो, आप पुलिस के पास आने से कभी मत घबराएं। मैंने जैसे कि यहाँ आपको पता है कि मैं जब थाने में आया तो मैंने अपना नंबर हर किसी को दे दिया है, तो पूरे अभनपुर के पास मेरा फ़ोन नंबर है। और छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, लोग अब खुद मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल करके मुझे बताते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वे किसी भी समय फ़ोन करें, दिन में, रात में, हमारा काम है लोगों की शिकायतें सुनना और उनका निकाल करना, उनकी मदद करना। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस के सामने आने से हिचकिचाएँ ना, पुलिस आपकी मदद के लिए है, जितना हो सके आप आइए, पुलिस की मदद करिए और पुलिस से मदद मांगिए। पुलिस जो है यहाँ पे ये स्थापित है एक कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में सेफ महसूस करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि घर के छोटे बच्चे बेटियां स्कूल कॉलेज जा सकें। और हम इसमें निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि समाज में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, हर कोई सेफ महसूस करे, अपराध जितना से ज़्यादा कम हो सके हम उतना कम करने का प्रयास करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग हमारा सहयोग भी करें, साथ ही साथ हमारा सहयोग लेने में कभी भी कतराए ना, जितना हो सके पुलिस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, यही मैं कहूँगा लोगों को। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।